नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 8 जून, तो 8 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 8 जून से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश AFC महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ये महिला एशियन कप है जो कि 2022 में आयोजित किया जाएगा और इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो इस एशियन कप की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। और ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका नाम है AFC महिला एशियन कप, और जिसका आयोजन होगा 2022 में। और कहाँ आयोजित होगा, तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें एशियाई फुटबॉल महासंघ की, तो एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में, जो कि मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। यहाँ पे एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय है। बात करें अगर 2022 में, देखो 2022 में किस किस चीज़ का आयोजन किया जाएगा। तो एक तो एशियन गेम्स जो होंगे, एशियन गेम्स जो कि कहाँ आयोजित होंगे, तो यह चाइना के हांगझाऊ में आयोजित किए जाएंगे, ये भी 2022 में ही होंगे। उसके बाद कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम हैं, उनका भी आयोजन 2022 में ही किया जाएगा। कहाँ पे, तो ये बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो विंटर ओलंपिक हैं, तो विंटर ओलंपिक का भी आयोजन 2022 में ही किया जाएगा। कहाँ पे, तो ये बीजिंग चाइना में किया जाएगा। और G20 जो सम्मेलन है 2022 का, उसका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये किसके द्वारा, एक ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19। ये पुस्तक लॉन्च की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ऑफ कोविड-19, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। बात करें कि इस पुस्तक में इंटरनेट के सेफ यूज हेतु शिक्षक तथा छात्रों को जागरूक करने के लिए है ये पुस्तक। मतलब कि ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करते समय ये सावधानियों से संबंधित है ये पुस्तक, जो कि लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। तो ये थैंक्स मॉम एक वृक्षारोपण अभियान है जो कि शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश में जो सामाजिक न्याय और विकलांग निदेशालय है, तो उसी के परिसर में जो भी कर्मचारी हैं, उनकी कर्मचारियों के माँ के नाम पर एक एक पौधा रोपित किया गया है। और उन पौधों की निगरानी तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं कर्मचारियों की होगी जिनके नाम पर ये पौधे रोपित किए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके लिए नाम दिया गया है थैंक्स मॉम। तो अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और अभी मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और भी है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार जो 2012 से 2019 के बीच में जो सर्वाधिक बाघों की जो मौत हुई है, वो भी कहाँ हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में ही हुई है, जिसमें कि 173 बाघों की मौत हुई है 2012 से लेकर 2019 में। और पूरे भारत में कितनी मौत हुई है बाघों की, तो 750 2012 से लेकर 2019 तक। अगर बात करें मध्य प्रदेश से कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कोरोना वायरस से जो होने वाली मौतें हैं, उन मौतों के विश्लेषण का भी आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करें तो जो स्किल्ड वर्कर हैं, तो स्किल्ड वर्कर के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है रोजगार सेतु योजना। तो ये मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो एक अभियान और भी चलाया गया है, श्रम सिद्धि अभियान। तो श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। सबको मिलेगा रोजगार योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। उसके बाद दीदी वाहन सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। तो मध्य प्रदेश में जो झाबुआ जिला है, तो झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की आदिवासी महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो चरणोत्पादका पहल की भी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। वहीं अगर बात करें
तो कोविड-19 की लड़ाई में जो भी मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस कर्मचारी शामिल हैं तो उनके लिए कर्मवीर पदक भी देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की दोबारा से शुरुआत भी की गई है मध्य प्रदेश में ही। संजीवनी वाहन का भी विकास किया गया है, कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में ही किया गया है। मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला जो देश का पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है उमरिया। तो उमरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा जो लोग बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्गों की 24 घंटे सहायता के लिए एक योजना भी चलाई गई थी जिसका नाम था संकल्प योजना। उससे पहले अगर बात करें तो जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में। वहीं जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने ही। उससे पहले कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में ही। उससे पहले अगर बात करें तो जो पश्चिम मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय पड़ता है कहाँ पे, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके द्वारा कोरोना संक्रमण के लिए चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ भी लॉन्च किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो लॉकडाउन के चलते शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी चलाया और ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का जो पहला शहर है वो कौन है, तो ये मध्य प्रदेश ही है। उससे पहले अगर बात करें तो नमस्ते ओरछा महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में ही किया गया था। मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था खरगोन जिला मध्य प्रदेश में। और यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो देश का पहला गांव है वो मध्य प्रदेश में ही लगता है, इस गांव का नाम है बांचा। वैसे मध्य प्रदेश से काफ़ी पॉइंट हैं तो इतने ही डिस्कस करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा खाद्य वन परियोजना शुरू की गई है, तो ये खाद्य वन परियोजना है जो कुछ शुरू की गई है केरल राज्य की सरकार के द्वारा। और इस परियोजना के माध्यम से जो 192 आदिवासी गांव हैं केरल के तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए है ये खाद्य वन योजना। अगर बात करें तो ये खाद्य जो वन योजना है तो जो केरल का एक गांव है जिसका नाम है अट्टापडी गांव है जो कि ज़िला पड़ता है पलक्कड़ ज़िला। तो ये पलक्कड़ ज़िला के अट्टापडी गांव में ये योजना लॉन्च की गई है और ये 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए है ये योजना। अब बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानी कुमार। और अभी बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देने वाला केरल देश का पहला राज्य भी बना है। कुछ समय पहले ही जो केरल राज्य है, केरल राज्य के मुख्य सचिव मतलब कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। इनका नाम है, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है विश्वास मेहता। अगर बात करें तो केरल की पहली महिला डीजीपी भी नियुक्त हुई हैं जिनका नाम है आर श्री रेखा नाम है इनका। उसके बाद बात करें तो ब्रेक द चेन अभियान भी शुरुआत की थी किसने, तो ये केरल ने ही लॉन्च की थी। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। उसके बाद आयु रक्षा क्लिनिक की भी शुरुआत केरल राज्य के ही द्वारा की गई थी। उससे पहले अगर बात करें तो केरल का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक ब्लोकना नामक सर्च इंजन का भी विकास किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो कर्मी बोट नामक रोबोट भी लॉन्च किया था केरल राज्य ने। और कोविड-19 की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक तिरंगा नामक पहल की शुरुआत भी की थी केरल राज्य ने। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 के ही चलते केरल का जो वार्षिक महोत्सव है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम महोत्सव, इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के पॉजिटिव तथ्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए केरल राज्य ने कोविड कर्रीपुकल अभियान भी शुरू किया है। केरल कर्रीपुकल अभियान है इसका नाम। उसके बाद बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। उससे पहले दरवाजा वितरण योजना की भी शुरुआत की थी केरल ने। और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये केरल ही है। उससे पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिए चैन तोड़ो अभियान भी चलाया गया था केरल राज्य के ही द्वारा।
उससे पहले अगर बात करें तो भारत की पहली कॉमर्शियल LNG जो बस सेवा की शुरुआत की गई है वो केरल में ही की गई है। उससे पहले अगर बात करें तो मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। और एक और था कि ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए केरल राज्य ने एक योद्धम नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था। और CFL तथा फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य केरल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है? तो ये समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है HDFC बैंक ने। और इस अभियान का उद्देश्य या मकसद क्या है? तो इस अभियान के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए नो कॉस्ट EMI तथा जीरो डाउन पेमेंट्स की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ साथ ही 50% रिवॉर्ड की भी शुरुआत की गई है और उसके साथ साथ 50% रिवॉर्ड देने के साथ साथ कैशबैक भी दिया जाएगा। तो यही है समर ट्रीट अभियान जो कि शुरू किया है HDFC बैंक ने। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक ने कुछ समय पहले एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था सेफ्टी ग्रिड अभियान। इसकी भी शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा की गई थी। उसके बाद HDFC बैंक के ही द्वारा एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक गीत भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। तो हम हार नहीं मानेंगे नामक गीत भी HDFC बैंक के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी HDFC बैंक ने ही लॉन्च की थी। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। MD CEO हैं आदित्य पुरी और टैगलाइन है HDFC बैंक की बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण कायाकल्प योजना की शुरुआत की है? तो ये ग्रामीण कायाकल्प योजना है जो कि शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाए, जिसके तहत जो तमिलनाडु राज्य की सरकार है वो 300 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए। बात करें तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक संस्थान है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा अभी जो शरीर का टेम्परेचर व हृदय गति को मापने के लिए कलाई आधारित ट्रैकर का भी लॉन्च किया गया है। कलाई आधारित ट्रैकर का विकास किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। और तमिलनाडु राज्य के जो तंजावुर नेटिव वर्क्स तथा आलमपुर वुड नक्काशी को GI टैग भी प्रदान किया गया है। वहीं बात करें तो RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है C रंगराजन, तो C रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। और ये समिति लॉकडाउन के बाद तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे पुनः पटरी पर लाया जाए तथा तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए उससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए। उससे पहले बात करें तो तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य के जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी जो सेवानिवृत्ति मतलब कि रिटायरमेंट की आयु जो 58 वर्ष थी वो 58 वर्ष से बढ़ाकर कितने 59 वर्ष भी कर दी गई है। और IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है T प्रदीप मतलब कि थलपिल प्रदीप के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी कुछ समय पहले ही निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 भी प्रदान किया गया था। और तमिलनाडु राज्य की कदलाई मितई जो कि एक चिक्की है कदलाई मितई, उसके लिए अभी GI टैग भी प्रदान किया गया है। और यहाँ की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है TVS मोटर्स, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है चेन्नई में। तो TVS मोटर्स ने ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नॉर्टन, उसका भी अधिग्रहण किया है। और आरोग्य सेतु IBRS सेवा की शुरुआत भी की थी तमिलनाडु राज्य ने। और तमिलनाडु राज्य ने अपने जेल के कैदियों के लिए मास्क भी बनवाए थे। और उससे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो वित्त वर्ष 2019-20 रहा है, तो इस वित्त वर्ष में सूक्ष्म सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने के मामले में जो शीर्ष राज्य रहा था वो रहा था तमिलनाडु ही। अगर उससे पहले बात करें तो तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर से ही मोदी किचन की भी शुरुआत की गई थी।
और तमिलनाडु जो IIT मद्रास है तमिलनाडु की शैक्षणिक संस्थान, तो उसके द्वारा ग्लोबल हाइपरलूम पौड स्पर्धा की भी मेजबानी की जाएगी। और IIT मद्रास के ही द्वारा महिलाओं के लिए कैरियर बैक टू वुमेन नामक पहल की भी शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा रहा था, तो ये तमिलनाडु रहा था। और पोषण अभियान को लागू करने में जो शीर्ष राज्य रहा था वो आंध्र रहा था, मतलब कि आंध्र प्रदेश। उससे पहले अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन हुआ था 2020 का, जिसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो भारत तथा जापान के तटरक्षक जो बल हैं उनके बीच सहयोग कैजिन नामक एक अभ्यास का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये तमिलनाडु में ही किया गया था। सड़क सुरक्षा मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी तमिलनाडु राज्य ने ही जीता है। और जो सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें जो पुरुष टीम विजेता रही थी वो तमिलनाडु की रही थी। और इसी चैंपियनशिप में जो महिला टीम विजेता रही थी वो कहाँ की रही थी, वो रही थी केरल की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आई कमेट अभियान की शुरुआत की है। तो ये आई कमेट एक अभियान है जिसकी शुरुआत की गई है RK सिंह के द्वारा। और इस अभियान की शुरुआत जो की गई है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून के लिए, तो उसी दिन की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो ये RK सिंह ने की है, जो कि वर्तमान समय में पावर मतलब बिजली पावर नई व नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा आई कमेट अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान का मेन जो उद्देश्य है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि जो अक्षय ऊर्जा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए है ये आई कमेट अभियान। किसने शुरू किया है, तो RK सिंह ने। अगर बात करें RK सिंह की तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है, तो ये आरा बिहार, आरा एक जगह पड़ती है बिहार में, अब वहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एडिडास ने भारत में जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है मानुषी छिल्लर के लिए। और ये मानुषी छिल्लर कौन है, तो ये 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था मानुषी छिल्लर ने। तो अब एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है मानुषी छिल्लर के लिए। मानुषी छिल्लर अभी चर्चा में रही थी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले की बात है। क्यों, तो यूनिसेफ ने मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर को ही चुना था। अब बात करते हैं कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडरों की जिनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में ही की गई है। तो अभी एक संस्था है, एक फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है IIFL फाइनेंस। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। वहीं रोहित शर्मा एक दुबई की क्रिकेट अकेडमी है जिसका नाम है क्रिक किंगडम, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एल्सा कॉर्प ये अंग्रेजी सिखाने वाला एक ऐप और जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अजिंक्य रहाणे, ये क्रिकेटर हैं। ऋषभ पंत बनाए गए हैं, ये भी क्रिकेटर हैं, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। MS धोनी, तो MS धोनी ये एक ऑनलाइन एक प्लेइंग ऐप है पोकर स्टार, ये ताश के पत्तों वाला गेम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। वहीं शार्दुल ठाकुर बने हैं टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर और टाटा पावर इसी ने जीता था एडिशन अवार्ड। अब उसके बाद बात करें तो अमिताभ बच्चन बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर। IDFC फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाई करने वाले के मामले में शीर्ष पर कौन है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वाधिक कमाई करने के जो मामलों में शीर्ष पर हैं ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कौन है, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और ये एक फेमस फुटबॉलर हैं। अगर बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी मैंने कल आपके लिए नोट कराया था कि फोर्ब्स के द्वारा अभी सूची तैयार की गई है, तो मैं एक एक करके सब बता दे रहा हूँ। तो अभी फोर्ब्स ने एक सूची तैयार की थी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में कौन शीर्ष पर रहा था, तो वो रहे थे रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। बात करें सर्वाधिक कमाई करने वाले महिलाओं खिलाड़ियों में कौन शीर्ष पर रही थी, तो शीर्ष पर रही थी, इनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है इनका, तो नाओमी ओसाका नाम है, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची जारी की थी जिसमें कि शीर्ष पर कौन रही थी, तो शीर्ष पर रही थी काइली
जेनर। तो ये भी आप नोट कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो ये गुजरात राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वो की है 14,000 करोड़ रुपए की, और 14,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है गुजरात राज्य सरकार ने। और ये इतने रुपए की घोषणा क्यों की है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बढ़ावा देने के लिए इतना रुपए खर्च किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात राज्य में। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही अगर बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन ग्रैंड केयर लॉन्च किया था केरल ने। और यहाँ गुजरात की बात चल रही है, मैंने केरल का बता दी, चलो कोई बात नहीं, तो वो भी आप याद कर लेना, कोई दिक्कत ना है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो जल जीवन मिशन के तहत सेंसर आधारित वितरण निगरानी प्रणाली जो लागू की थी वो गुजरात ने ही लागू की है। और छोटे व्यापारियों के लिए तथा पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत भी की है, जिसके तहत ही अब ये 14,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी की जा चुकी है। उसके बाद बात करें तो गुजरात की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT गांधीनगर। तो IIT गांधीनगर ने कुछ समय पहले ही MIRAHD कोविड-19 नामक डैशबोर्ड का भी विकास किया था। और IIT गांधीनगर के ही द्वारा IJAC परियोजना भी चलाई गई है। तो इस योजना का नाम है IJAC परियोजना। और जो गुजरात का अहमदाबाद शहर है, तो अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान के लिए अनिवार्य कर दिया है। और गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को भी लॉन्च किया गया है। वही बात करें तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि वित्त वर्ष 2019-20 में जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य रहा था वो गुजरात ही रहा था। उससे पहले बात करें तो एक उम्बाड़े आंगनबाड़ी योजना भी शुरू की है। किसने, तो ये गुजरात राज्य ने ही लॉन्च की है उम्बाड़े आंगनबाड़ी। और कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में की है। और सैनिटाइज टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना है जो गुजरात में ही पड़ता है। और उससे पहले टसर गन मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन होती है ये। तो टसर गन का प्रयोग करने वाली जो देश की पहली पुलिस है वो गुजरात राज्य की ही पुलिस बनी है। कुछ अन्य पॉइंटों की अगर बात करें तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये लोथल में की गई है। उसके बाद अगर बात करें भारत का पहला CNG टर्मिनल कहाँ खोला गया है, तो ये भावनगर गुजरात में ही खोला गया है। वहीं भारत की पहली बैटरी 40 सिटी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ये गांधीनगर गुजरात से ही की गई है। और भारत का पहला कैरोसिन मुक्त जिला भी है गांधीनगर। और बात करें तो भारत के पहले डायनासोर पार्क की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है, तो ये माहीसागर जिला पड़ता है जो कि गुजरात में ही पड़ता है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन भी किया गया था। कहाँ पे, तो गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ पे। और 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन अहमदाबाद में ही किया गया था। वहीं बात करें तो मिस टीन इंटरनेशनल 2020 का जो खिताब जीता था, किसका, मिस टीन इंटरनेशनल 2020 का, तो वो जीता था आयुषी ढोलकिया ने, जो कि बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हैं। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पाने वाला पहला जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, तो इस विश्वविद्यालय का नाम है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कि जामनगर में स्थित है। और गुजरात की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके लिए जो SCO है, SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन के द्वारा दुनिया के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया है। और साइबर अपराध निरोधक एक इकाई है जिसका नाम है आश्वस्त। तो आश्वस्त नाम से पहल की भी शुरुआत किसने की है, तो ये गुजरात राज्य ने ही की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुमेरु पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम मतलब कि PACS नामक डिवाइस विकसित किया है। मतलब कि सुमेरु PACS नामक डिवाइस विकसित किया है DRDO ने।
अब बात करें ये डिवाइस है और इसके लिए विकसित क्यों किया गया है, तो इसके लिए विकसित तो किया है DRDO ने। तो अभी जो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित जो भी मरीज़ हैं, तो उनका जब इलाज कर रहे हैं तो वो फुली PPE किट पहनकर इलाज कर रहे हैं, ताकि वो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हो जाएं। अब जो PPE किट होती है, चूँकि डॉक्टर जब भी इलाज करते हैं तो फुली लैस रहते हैं PPE किट से, जिससे क्या होता है कि उनके लिए पसीना आता है और उसके साथ साथ उन्हें गर्मी भी काफ़ी लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिन अगर वो PPE किट पहना रहेगा तो वो आधा तो वैसे भी मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है। तो उसी गर्मी को और तथा जो पसीना आता है उसी को दूर करने के लिए ये एक डिवाइस विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और ये डिवाइस क्या है, तो ये मतलब एक बैग टाइप का है, तो वो बैग टाइप अपने वो PPE किट में रखा करेंगे, जिसके माध्यम से ये एक डिवाइस है, तो ये गर्मी को दूर करेगा और पसीना ना आए इसमें भी ये सहयोग करेगा, ये जो डिवाइस जिसका नाम है सुमेरु सिस्टम। अब बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें तो DRDO ने कुछ समय पहले एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम से कीटाणु शोधन इकाई भी विकसित की थी। वहीं एक अटेंडेंस एप्लीकेशन का भी विकास किया था DRDO ने, जिसका नाम था आईना, और ध्रुव नाम से एक ध्रुव DHRUV ध्रुव नाम से सैनिटाइजर भी विकसित किया था किसने, DRDO ने। उसके बाद UV ब्लास्ट मतलब कि अल्ट्रावायलेट ब्लास्ट नाम से एक डिसइंफेक्शन टावर भी विकसित किया था DRDO ने। वहीं पर्सनल सैनिटाइजर एनक्लोजर नामक कक्ष का भी विकास किया था DRDO ने। और DRDO तथा विप्रो 3D दोनों संस्थाओं ने मिलकर फुल फेस शील्ड का भी निर्माण किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट अभियान शुरू किया है। तो ये किसान क्रेडिट अभियान है जो कि शुरू किया गया है डेयरी किसानों के लिए। तो ये कितने डेयरी किसानों के लिए शुरू किया गया है, तो ये किया गया है 1.5 करोड़, मतलब कि 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। इसका मतलब होता है KCC, जिसके अंतर्गत 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है किसानों के लिए, कोई भी अपना उद्योग करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि जैसे अगर वो अगर एक निश्चित टाइम की अवधि तक अगर वो जो लोन लिया है वो अगर वापस कर देते हैं, तो उनमें कुछ जो ब्याज राशि उन्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तो वो ब्याज राशि उन्हें सब्सिडी के माध्यम से वापस भी मिल जाती है। तो ये KCC अब जो अभियान है वो डेयरी किसानों के लिए भी शुरू कर दिया गया है, और इसके लिए 1.5 करोड़ किसानों के लिए शुरू किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UN किस सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो UN की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है नेत्रा के लिए। और ये नेत्रा कौन है, तो मैं आपके लिए बता दूं, ये नेत्रा ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और 13 वर्षीय ये लड़की हैं। इन्होंने किया क्या है कि इनके लिए UN की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इनके पिता जिनका नाम है मोहन दास, इनके पिता हैं मोहन दास, जो कि मदुरै तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है मदुरै। तो वहाँ पर मदुरै में ये एक मतलब कि सैलून चलाते हैं। तो कुछ समय पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय पे इनके द्वारा जो भी बचत की गई थी अपनी लाइफ में, सैलून के माध्यम से इन्होंने जो भी बचत की थी, तो अपनी बचत जो इनकी बचत थी 5 लाख रुपए की, तो इन्होंने लॉकडाउन के चलते हुए 5 लाख रुपए की जो बचत थी वो गरीब लोगों को खाना खिलाने में खर्च कर दी थी। तो इसी को देखते हुए इनकी जो पुत्री है नेत्रा, इनके लिए अब UN की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने ये बोला था कि ये नेता जो हैं, ये नेता 13 वर्षीय लड़की हैं, जिनके कहने पर इनके पिता ने 5 लाख रुपए की जो बचत इनके पिता ने की थी, सैलून चलाते हैं, तो उन 5 लाख रुपए के लिए इन्होंने गरीब लोगों के लिए खाना खिलाने में खर्च कर दिया था लॉकडाउन के चलते हुए। तो जिसके लिए अब इनके लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में
अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राहुल श्रीवास्तव किस देश में अगले, ये भारत के लिख लेना, तो अगले भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये नियुक्त हुए हैं रोमानिया में नियुक्त हुए हैं। और ये वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ये 1999 मतलब कि 1999 के IFS ऑफिसर हैं। अब ये रोमानिया में भारत के राजदूत नियुक्त हो गए हैं। बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, मुद्रा है रोमानिया ल्यू और PM है रोमानिया के, इनका नाम है लुडोविक ओरबन। अब बात करें कुछ अन्य राजदूतों की नियुक्तियों की, रिवीजनों की, तो अभी जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था गायत्री कुमार। वहीं पापुआ न्यू गिनी में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए थे, इनका नाम था सुशील कुमार सिंघल। और कुवैत में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सिबी जॉर्ज। और उससे पहले फिनलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है रवीश कुमार। उसके बाद बात करें तो नियुक्त हुए थे सिंगापुर में कौन थे, तो सिंगापुर में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है पी कुमारन नाम है। और उसके बाद एक जगह और भी थे जिनका नाम था नाइजर, तो नाइजर में कौन नियुक्त हुए हैं, तो नाइजर में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम था पी के नायर। उसके बाद बात करें तो और भी नियुक्त हुए हैं, काफ़ी नियुक्त हुए हैं। उसके बाद बात करें तो स्लोवानिया में कौन नियुक्त हुए थे भारतीय राजदूत, इनका नाम था नम्रता एस कुमार, ये स्लोवानिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुई थी। उसके बाद बात करें तो बहरीन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो बहरीन में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव, ये बहरीन में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। और हैं कतर में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो कतर में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दीपक मित्तल। तो ये सब राजदूत हैं। हो सकता है कि एक आध राजदूत या उच्चायुक्त छूट गए हैं, तो वो अपने देख लेना, जितने मुझे याद थे मैंने वो सब बता दिए। तो ये सब और इस मंथ और पिछले मंथ काफ़ी राजदूतों की नई नियुक्ति की गई है। अब एक नियुक्ति और भी है, तो मैंने यहीं लिख दिया है, तो ये राजीव सिंह की नियुक्ति हुई है। तो ये एक प्रॉपर्टी फर्म है जिसका नाम है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, मतलब कि इसे शॉर्ट में DLF बोलते हैं। तो DLF के चेयरमैन बन गए हैं राजीव सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सॉफ्ट POS मतलब कि पॉइंट ऑफ स्केल नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ स्केल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ये सॉफ्ट POS नामक एक डिजिटल पॉइंट ऑफ स्केल समाधान लॉन्च करने के लिए जो मास्टर कार्ड इंडिया के साथ साझेदारी की है वो की है एक्सिस बैंक ने। और ये जो साझेदारी की है और इसके माध्यम से सबसे पहले जो POS मशीन होती है, तो POS मशीन वो होती है जिसमें हम लोग अपना कार्ड लगाते हैं और हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो साझेदारी की है एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड इंडिया ने की है। और इसके माध्यम से अब होगा क्या कि जो ऑफलाइन व्यापारी व किराना स्टोर के जो मालिक हैं तो वो लोग स्मार्टफोन के प्रयोग से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने के लिए ये साझेदारी की है। मतलब कि ऑफलाइन व्यापारियों व किराना स्टोर पर स्मार्टफोन के प्रयोग से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने के लिए ये साझेदारी की है। और इस साझेदारी के तहत अब ये सॉफ्ट नामक एक डिजिटल पॉइंट ऑफ स्केल समाधान लॉन्च किया जाएगा। बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। वहीं एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में निधन हुआ है अनिल सूरी का, कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे ये अनिल सूरी जी, और इनकी उम्र 77 थी। तो 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता तथा निर्देशक थे। अब इनका निधन हो चुका है। बात करें कुछ इस मंथ में हुए निधन के रिवीजनों की, तो अनवर सागर ये कौन थे? तो ये गीतकार थे, इनका निधन हो चुका है। बासु चटर्जी ये फिल्मकार थे, इनका भी निधन हो गया है। जो व्योमेश बख्शी नाम से एक डिटेक्टिव प्रोग्राम आता था, टीवी सीरियल प्रोग्राम, उसके निर्देशक थे ये बासु चटर्जी। जयंतीलाल नानुमा ये तीरंदाजी कोच थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है बाबीजो मोरो, ये इनका भी निधन हो चुका है, ये धावक थे USA के।
और नेक्स्ट है योगेश गौड़, ये संगीतकार थे। MP वीरेंद्र कुमार, ये लेखक तथा पत्रकार थे। इसके साथ साथ ये जो केरल राज्य है, केरल राज्य से पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे थे। वाजिद खान का निधन हुआ, ये संगीतकार थे और संगीतकार के साथ साथ ये निर्देशक व गायक भी थे। बेजान दारूवाला, ये कौन थे? तो ये एक फेमस ज्योतिष थे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, कब तक नल कनेक्शन देने की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश? मतलब कि मैं क्वेश्चन मैंने आधा लिखता हूँ क्योंकि जितना समझ में आए उतना ही लिखना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्वेश्चन, तो मैं बस समझा दे रहा हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है, WTO मतलब कि विश्व व्यापार जो संगठन है, उसमें भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना है, विश्व धूम्रपान निषेध अवार्ड 2020 किस NGO के लिए दिया गया है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए। चौथा क्वेश्चन बताना है, मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। और पांचवा क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुरानी पुस्तक है इसी वर्ष की। इनका नाम है JM कोएट जी। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, C-टेप नामक पहल की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो WHO। किस संस्था द्वारा फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर था IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं अश्विनी भाटिया। छठा क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की गई है? इसका आंसर राजस्थान। सातवां क्वेश्चन पूछा था, ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। और आठवां क्वेश्चन था, भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर था उदय कोटक। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।